दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें जो चैप्टर चल रहा है वो है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। यह चैप्टर 11-12 स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड और साथ ही साथ एमकॉम स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं कॉमर्स की टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और एनडीए नेट जैसे एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड एक नए क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, तो वहाँ के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पिछले 2 वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड दे चुका हूं, जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में दिए गए हैं। रेशियो एनालिसिस के साथ में ही वो प्लेलिस्ट हम आपकी अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसमें पिछले 2 वीडियो में दे चुका हूं। एक में बेसिक बताया था और दूसरे में ये बताया था कि शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैसे तैयार किया जाता है, अर्थात ये कैसे जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल में चेंज क्या हो रहा है। अब आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या फिर ऐसे कहें एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है। देखिए, यहाँ पर आपके 3 अकाउंट बेसिकली बनाए जाते हैं। सबसे पहले होता है शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, दूसरा होता है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें हम लोग फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन जानते हैं, और तीसरा होता है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। तो एक मैं आपको बता चुका हूँ शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। आज हम लोग बात करेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो आज हम देखने वाले हैं एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन फॉर्म ऑफ अकाउंट हम लोग इसको अकाउंट की तरह देखेंगे कैसे बनाया जाता है। तो जब अकाउंट की बात करेंगे तो यहां पर हम लोग फॉर्मेट खींच लेते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब देखिए यहां पर क्या करना होता है। जैसे मैंने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में बताया था कि हमको बैलेंस शीट के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखना है, एडजस्टमेंट पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, मुझे कतई इस पर ध्यान ही नहीं देना है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग को बैलेंस शीट के साथ साथ में एडजस्टमेंट को भी देखना होता है। क्या कहा, बैलेंस शीट के साथ साथ एडजस्टमेंट को भी देखना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बैलेंस शीट से यहाँ पर क्या क्या आता है। तो बैलेंस शीट से जब देखेंगे तो सबसे पहले आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में देखेंगे तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में एक रिटेन्ड अर्निंग, सरप्लस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन 3 में से किसी एक नाम के साथ में बैलेंस दिया होगा। और फंड्स फ्लो स्टेटमेंट की कंडीशन में जो भी बैलेंस शीट दी होती है उस बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों के अमाउंट होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में भी कुछ था हमारा बैलेंस और करंट ईयर में भी कुछ बैलेंस है। नाम कौन कौन से बताए, सरप्लस अकाउंट, रिटेन्ड अर्निंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनमें से कुछ भी हो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी हो सकता है, तो 4 हो सकते हैं। जो कुछ भी होगा उसमें से हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। और ये बैलेंस बीडी क्या है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल, ठीक ना। अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल कैसे जानेंगे, तो जब हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे तो वहां पर एक होगा क्या, प्रीवियस ईयर, और एक होगा करंट ईयर। ये जानेंगे कैसे, जैसे मान लो दिया हुआ है 2014 और 2016, तो 2000 मोस्टली 14 के साथ 15 दिया होगा, 16 नहीं दिया होगा। तो 14 हमारा प्रीवियस ईयर है और 15 करंट ईयर है। तो जो 14 वाले कॉलम में लिखा हुआ है हमारा बैलेंस, जो 14 वाले कॉलम में लिखा हुआ है बैलेंस, उसको कहेंगे ओपनिंग बैलेंस। और जो यहां पर लिखा हुआ है वो क्लोजिंग बैलेंस है, चूंकि करंट ईयर में वो बचा हुआ है। तो 2014 वाला अमाउंट यहां पर हम लोग फिल करेंगे। बात क्लियर है। अब इसको ध्यान में रखना, कई और चीजें यहां पर आएंगी। तो सबसे पहले इसको यहां पर लिख देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डेप्ट ऑब्लिक डेप्रिसिएशन। चाहे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हो और चाहे डेप्रिसिएशन दिया हो, दोनों ही वैल्यूज यहां पर लिख ली जाएंगी। क्यों लिख ली जाएंगी, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम होता है। नॉन कैश आइटम का मतलब है कि देखिए, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन अगर आप कर रहे हैं या डेप्रिसिएशन आप डिडक्ट कर रहे हैं तो क्या किसी को दे के चले आते हैं, नहीं ना। डेप्रिसिएशन आप डिडक्ट करें या फिर उसका प्रोविजन करें, ये पैसा आपके पास ही रहता है, कंपनी के बाहर थोड़े चला जाता है। डेप्रिसिएशन जो भी 10% मान लो डिडक्ट किया गया और 1 लाख की एसेट्स थी, तो क्या वो 10,000 कहीं और चले गए कंपनी के बाहर, नहीं ना, वो कंपनी में ही तो रखे हुए हैं।
लेकिन आपने 10,000 पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख करके क्या किया, प्रॉफिट को अपने कम कर दिया। तो मुझे क्या करना है, उस 10,000 को जोड़ के प्रॉफिट एक्चुअल जानना है कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या था। इसकी वजह से ही इन सभी को यहां पर ऐड किया जाएगा। अब इस फॉर्मेट में चल रहे हैं तो आप कहेंगे सर ऐड कहां कर रहे हैं, ऐड तो लिख नहीं रहे, टू बाई लिख रहे हैं। इधर लिखने का मतलब ही है ऐड हो रहा है, ठीक है, इधर लिखने का मतलब होगा लेस हो रहा है। ओके ठीक है, टू प्रोविजन ट्रांसफर टू, या फिर टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ध्यान रहे इसको हम लोगों ने करंट लायबिलिटी न मान लिया हो, यहां पर इनकम टैक्स हो या टैक्स हो एक ही बात होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स या प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स लिख के आएगा, दोनों एक ही बातें हैं, कतई कंफ्यूज मत होना। लेकिन अगर इसको करंट लायबिलिटी नहीं माना गया है तो यहां पर लिखा जाएगा, करंट लायबिलिटी मानेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में चला जाएगा। उसके बाद में टू प्रोविजन फॉर डिविडेंड्स, डिविडेंड्स के लिए प्रोविजन किया। ये सब केवल आपके प्रॉफिट को कम कर रहे हैं। जो प्रोविजन किया जाता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आज आप प्रोविजन कर रहे हो और अपने प्रॉफिट को कम कर रहे हो। पेमेंट कब करोगे, नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करोगे, अभी पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो कम तो आपके प्रॉफिट को कर रहा है ना। तो फिर क्या करेंगे, यहां पर उसको ऐड करेंगे प्रॉफिट के साथ, ताकि प्रॉफिट को एक्चुअल में जाना जा सके। ध्यान देना, इन दोनों वैल्यूज को करंट लायबिलिटी भी माना जा सकता है। अगर करंट लायबिलिटी के हेड में दिया गया हो तो जब मैं आपको 5वां वीडियो दूंगा एडजस्टमेंट का, वहां पे बताऊंगा। तो अगर करंट लायबिलिटी मान लिया गया है तो यहां पर नहीं लिखा जाएगा, लेकिन अगर करंट लायबिलिटी नहीं माना गया है तो यहीं पर लिखा जाएगा। चलिए अब देखते हैं, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अगर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया तो यहीं पर आएगा, ठीक है ना। टू इंटरिम डिविडेंड्स, जो वैल्यूज मैं लिख रहा हूं ये इतनी महत्वपूर्ण है कि जितने भी क्वेश्चन आप करोगे उसमें मैक्सिमम यही पूछी जाएंगी। मैक्सिमम जो पूछी जाती है मैं केवल उनको लिखूंगा, नहीं तो पूरा बहुत बड़ा स्टेटमेंट बनेगा। मैं वो ले रहा हूं जो आपको मैक्सिमम हर क्वेश्चन में मिलेंगी, वो ले रहा हूं, ठीक ना। टू इंटरिम डिविडेंड्स, अगर आंतरिक लाभांश दिया गया है, या फाइनल डिविडेंड्स भी लिख सकते हैं, इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड्स, ऑब्लिक फाइनल डिविडेंड्स, यहीं पर लिखा जाता है फाइनल डिविडेंड्स, ठीक है ना, यहीं पर लिखा जाएगा। ओके बात समझ में आ रही है, ठीक। टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर क्वेश्चन में मिलेगा। ये जानेंगे कैसे ट्रांसफर किया गया। मान लो यहां पर 2014 में मेरा जनरल रिजर्व था 40,000 और यहां हो गया है 45,000। इसका मतलब क्या है कि 5,000 रुपए हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए हैं, ऐसे जानेंगे इसको, ऐसे जानेंगे इसको, ठीक है। फिर टू गुडविल रिटर्न ऑफ, टू गुडविल रिटर्न ऑफ, यहीं पर लिखा जाएगा। टू पेटेंट रिटर्न ऑफ, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड शेयर्स, रिटर्न ऑफ। ओके, ये जितना भी जो कुछ किया जा रहा है भाई, आप किसी को रिटर्न ऑफ कर रहे हो तो क्या आपके पास से पैसा वापस चला जा रहा है, कहीं कहीं नहीं जा रहा है, वो कंपनी में ही रह रहा है। बस आप क्या करते हो, अगर रिटर्न ऑफ कहते हो ना, तो उसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल करके आप अपने प्रॉफिट को कम कर देते हो। तो जब प्रॉफिट को कम कर दिया लेकिन वो पैसा आपका कहीं बाहर गया नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, नॉन कैश आइटम है वो। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपने किताबी एडजस्टमेंट करके ये सब कुछ कर लिया है, आपके पास से एक भी पैसा कहीं नहीं गया है। तो अगर कहीं गया नहीं है तो फिर आप उसको यहां पर प्रॉफिट को क्यों कम कर रहे हैं, या प्रॉफिट को कम कर दिया तो चलो कोई बात नहीं, मैं ये तो जान लूं कि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट था कितना, क्योंकि अब तो मुझे नेट प्रॉफिट दिख रहा है। और जब मुझे नेट प्रॉफिट दिख रहा है तो हम ये कैसे जाने कि आखिर मैंने कमाया क्या था, तो कितना कमाया था, फिर कितना बचाया है हमने अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स के तौर पर बांटने के लिए। इसको जानने के लिए हमें जरूरी है ये जानना कि हम ये जान सकें कि मेरा अर्निंग क्या थी मेरी, और उस अर्निंग को जानने के लिए नेट प्रॉफिट के साथ में इन सारे एक्सपेंसेस को जोड़ करके और कुछ इनकम को घटा करके हम जान सकते हैं कि मेरी नेट इनकम क्या हुई थी, मेरी अर्निंग क्या थी। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। टू लॉस ऑन, ये बहुत पूछा जाएगा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ
फिक्स्ड असेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट इसको बेचने पर लॉस हो गया, ठीक है ना, इधर लिखा जाएगा। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, टू डेवलपमेंट एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये सब कहाँ लिखा जाएगा, ये सब का सब इधर लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो अभी जितना मैंने लिखा है, मैक्सिमम जितना भी क्वेश्चन आप करेंगे, उसमें सब कुछ यहीं पर मिलेगा। और मैं हर बार एक बात पर बल दे रहा हूं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ताकि मैं नेट प्रॉफिट अपना वो जान सकूं जो मैंने कमाया था बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैं इंटरेस्ट और टैक्स से पहले अपना वो प्रॉफिट जानना चाहता हूं जो मैंने कमाया था। अभी मुझे क्या दिख रहा है बैलेंस शीट में कि मैंने अपना प्रॉफिट कितना एज ए डिविडेंड डिक्लेयर किया है, या डिविडेंड्स के तौर पर बांटने के लिए मेरे पास प्रॉफिट कितना है। यहां से आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर डिसीजन लेना है तो आपको वो प्रॉफिट भी पता होना चाहिए जो आपने कमाया था, क्योंकि हम कितना कमा रहे हैं और कितना बचा पा रहे हैं अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, ये जान करके ही तो हम बीच का गैप कम कर सकते हैं, ताकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा दे सके, ईपीएस बढ़ा सके, अपनी गुडविल को बढ़ा सके। ओके जी हाँ, चलिए आगे देखते हैं। अब इधर क्या लिखा जाएगा, यहां जितना भी लिखा गया उसका अपोजिट यहां पर लिखा जाता है। जैसे यहां पर हमने लिखा है प्रोविजन, यहां पर लिखा है इंटरिम डिविडेंड्स एंड फाइनल डिविडेंड्स। तो ऐसे ही कंपनी हो सकता है किसी कंपनी में ये कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये भी किसी कंपनी के शेयर से डिबेंचर्स को खरीद रखा हो, तो वहां से इनको डिविडेंड्स रिसीव्ड हो जाएगा या इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा। तो उसको ये यहां पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स रिसीव्ड। अब टैक्स का प्रोविजन किए हैं तो हो सकता है रिफंड ऑफ इनकम टैक्स हो जाए, रिफंड ऑफ टैक्स हो जाए। तो यहां पर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट भी हो सकता है, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। ऐसे ही पॉइंट होता है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, तो यहां आता है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, यहां पर आता है। रिवैल्यूएशन क्या होता है, जब एसेट्स का मार्केट वैल्यू के आधार पर दोबारा मूल्यांकन कर दिया जाता है। तो मान लो मैंने खरीदी 50,000 की, अभी वो 60,000 की हो गई, तो 10,000 प्रॉफिट हो गया। लेकिन वो 10,000 प्रॉफिट आपको मिलेगा नहीं, कब मिलेगा, जब आप कभी एसेट्स को सोल्ड करो तब मिलेगा। लेकिन फिर हम उसको दिखा लेते हैं प्रॉफिट के तौर पर, तो प्रॉफिट हमारा बढ़ा देता है। तो प्रॉफिट जब वो एक्चुअली हुआ ही नहीं था तो क्यों बढ़ा दिया, इसी वजह से उसको लेस कर देते हैं। अगर लॉस हो जाए, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, तो पीएल को कम कर देते हैं। क्यों कम कर दिया, जब वो लॉस अभी हुआ ही नहीं है। वो लॉस कब होगा, जब आप एसेट्स को बेचो। वो लॉस केवल तभी हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता है। उसका अलग से कोई अस्तित्व है ही नहीं। अस्तित्व कब है, जब एसेट्स को सोल्ड किया जाए तब उसका अस्तित्व होता है। तो जब हमने एसेट्स को सोल्ड नहीं किया तो फिर आपने लॉस को पीएल डेबिट क्यों किया। अरे डेबिट नहीं करते तो आगे हमारा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता। तो ठीक है कर लो डेबिट, लेकिन आपके इस डेबिट करने से मेरा प्रॉफिट कितना कम हो गया ये तो मुझे पता होना चाहिए। इस वजह से उसको क्या करेंगे, डेबिट में ला करके ऐड कर देंगे उस प्रॉफिट के साथ और प्रॉफिट को अपने एक्चुअल बना देंगे। बात क्लियर? जी हाँ सर क्लियर। ओके, इतना मोस्टली ये जितना मैंने लिख लिया ये मैक्सिमम हर क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में जाओगे इससे ज्यादा पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। ओके हाँ सर क्लियर है, ठीक है। जैसे ये प्रॉफिट के केस में बाई बैलेंस बीडी इधर होता है, अगर लॉस हो बाई चांस मेरा यहां पर तो वो इधर हो जाता है टू बैलेंस बीडी। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहां डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। यहां इसका मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल, और यहां पर लिख देते हैं ये करंट ईयर का प्रॉफिट होता है हमारा। ये क्या होता है, करंट ईयर का प्रॉफिट होता है। जी हाँ सर, हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। अगर मान लो मुझे लॉस होगा, यहां पर मेरा लॉस हो करंट ईयर में, तो उसको यहां पर लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी इन केस ऑफ लॉस। अगर लॉस है तो ठीक है ना। यहां जब आप आएंगे तो ये टोटल आपका डेबिट साइड का हमेशा बड़ा आएगा। जब भी आप इसका कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो डेबिट साइड का टोटल हमेशा बड़ा आएगा, और डेबिट साइड का टोटल बड़ा आएगा उसको लेकर के जाएंगे हम क्रेडिट साइड में। यहां पर क्रेडिट साइड में उसको लेकर के आएंगे। अब क्रेडिट साइड में एक अंतर निकल के आएगा। क्रेडिट साइड में क्या होगा, एक अंतर निकल के आएगा। क्यों अंतर क्रेडिट साइड में निकल के आएगा, देखो करंट ईयर का प्रॉफिट कहां है, यहां पर है। ये सारे वो एक्सपेंसेस थे जिन्होंने हमारे प्रॉफिट को कम किया था, उनको मैंने क्या किया, इसके साथ ऐड कर लिया। तो यहां पर मेरा प्रॉफिट का टोटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसको मैं इधर लेके जाऊंगा, और ये वो इनकम है जो एक्चुअल इनकम हुई ही नहीं थी इन कैश, लेकिन मेरी इनकम के तौर पर मैंने उसको माना था और
उस इनकम ने मेरे प्रॉफिट को क्या किया था, बढ़ा दिया था, तो इसको मैं उससे लेस कर दूंगा। तो यहां पर मेरा करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा नेट वाला, उसको कहेंगे बाई फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, बाई फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। बात क्लियर है। और ये वाला फिर जो होगा, इसी के आधार पर हम लोग बात करेंगे आगे फंड फ्लो स्टेटमेंट की। एक्चुअल बात करें तो इसी को जानने के लिए ये इतना प्रोसेस किया गया। हम ये जानना चाहते थे कि करंट ईयर में एक्चुअल प्रॉफिट हुआ कितना था, उसी के लिए हमको इतना प्रोसेस ये पूरा अडॉप्ट करना पड़ा। बात क्लियर है? जी हाँ सर, बात क्लियर है। अच्छा, मान लो अगर इधर का टोटल बड़ा हो गया, क्रेडिट का टोटल बड़ा हो गया, डिफरेंट डेबिट साइड में आ गया, तो उसको कहते हैं टू फंड्स यूज फ्रॉम ऑपरेशन या टू फंड्स लॉस्ट फ्रॉम ऑपरेशन। अर्थात ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मेरा फंड जो है वो नष्ट हो गया, शायद कम हो गया है, तो उसको कहेंगे टू फंड लॉस फ्रॉम ऑपरेशन और टू फंड्स लॉस्ट फ्रॉम ऑपरेशन। बात क्लियर है? तो उम्मीद है आपको एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट पर भी फोकस करेंगे और साथ ही साथ एडजस्टमेंट पर भी फोकस हमेशा बनाए रखेंगे। दोनों से मिला करके इसको तैयार किया जाता है। बात क्लियर है? हाँ जी सर, अब क्लियर हो गया है एकदम सब कुछ। तो चलेंगे अपने अगले वीडियो में और वहां पर देखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे तैयार किया जाता है। और फंड फ्लो स्टेटमेंट की एक अच्छी बात यह होती है कि उसके दोनों टोटल अगर बराबर आ जाएं, फंड्स यूज फ्रॉम ऑपरेशन एंड फंड अप्लाइड फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ फंड्स सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड, अगर इसका दोनों का टोटल बराबर आ जाए, इसका मतलब होता है मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल सही सटीक तरीके से सॉल्व कर लिया है। जैसे जब हम फाइनल अकाउंट पढ़ते हैं तो वहां पर अगर बैलेंस शीट का दोनों टोटल बराबर आ जाता है बिना किसी जुगाड़ के, तो ये मान लेते हैं कि क्वेश्चन हमने सही लगाया है। यही चीज सेम होती है फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो चलेंगे एक नए वीडियो में, वहां देखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट्स कैसे तैयार किया जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में, और अपनी प्रतिक्रियाएं अर्थात कमेंट्स हमको जरूर दें आकर के कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं आपको या फिर नहीं आ रही हैं। तब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।